प्रिया बाथरूम में गर्म पानी के नीचे खुद को डुबोकर दिन भर के तनाव को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने शैम्पू किया, उसे एहसास हुआ कि वह तौलिया लाना भूल गई है। पूरी तरह से गीले बाहर नहीं निकलना चाहती। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और जोर से आवाज़ लगाई, मम्मी जी, क्या आप मुझे एक तौलिया दे सकती हैं? रसोई में सुनीता जी खाना पकाने में व्यस्त थीं और उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी। ठीक उसी समय रमेश जी गलियारे से गुजर रहे थे और उन्होंने आवाज़ सुनी। यह सोचकर कि प्रिया को मदद की ज़रूरत है, वे हाथ में तौलिया लेकर कमरे में चले गए। प्रिया, यह रहा तुम्हारा तौलिया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। रमेश जी की आवाज़ पहचानकर प्रिया सन्न रह गई। पापा जी, आप इसे दरवाजे के बाहर ही छोड़ दीजिए, मैं ले लूँगी, उसने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन रमेश जी ने सोचा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा धकेल दिया और अंदर आ गए। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलीं। प्रिया घबराकर पर्दा खींचकर छिप गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। पापा जी, आप तुरंत बाहर जाइए। रमेश जी भी तुरंत मुड़े और बाहर चले गए। उनका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम, मुझे माफ़ करना। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उलझन और अपराधबोध से भरे मन से चले गए। प्रिया बाथरूम में चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि इस घटना के बाद वह रमेश जी का सामना कैसे करेगी। ऐसा लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पड़ोसन शांति देवी ने गलती से रमेश जी को परेशान चेहरे के साथ बाथरूम से बाहर निकलते देख लिया। अपनी गपशप करने की आदत के कारण शांति देवी ने इस अवसर को एक सनसनीखेज कहानी गढ़ने में नहीं गंवाया। मैंने अभी रमेश जी को बाथरूम से बाहर निकलते देखा, जबकि उनकी बहू अंदर ही थी। ज़रूर कोई बात है, उसने एक और पड़ोसी से फुसफुसाया। यह अफवाह गांव में तेज़ी से फैल गई और कुछ ही दिनों में सुनीता जी के कानों तक पहुंच गई। जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने गुस्से में रमेश जी के सामने ही प्रिया से सवाल किया, प्रिया, मुझे समझाओ कि ससुर जी तुम्हारे बाथरूम से क्यों निकल रहे थे? तुम दोनों ने क्या किया? प्रिया इन बेतुके आरोपों से स्तब्ध थी। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं तौलिया लाना भूल गई थी और पापा जी मेरी मदद करने के लिए लाए थे। बस इतनी सी ही बात थी। लेकिन सुनीता जी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, ऐसी बात महज एक हादसा कैसे हो सकती है? इस पर रमेश जी ने दृढ़ आवाज़ में कहा, सुनीता, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? यह पूरी तरह से मेरी गलती थी क्योंकि मैंने स्थिति को नहीं समझा, लेकिन सारा दोष प्रिया पर मत डालो। रमेश जी के शब्दों ने सुनीता जी के संदेह को और बढ़ा दिया। आपकी बातों से तो मुझे आप पर भी शक हो रहा है। आप हमेशा उसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह करते हैं। मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया का दम घुटने लगा। न केवल पड़ोसियों की गपशप, बल्कि अब उसकी सास भी उस पर शक कर रही थी और उसे दोषी ठहरा रही थी। वह अपने पति राहुल की ओर मुड़ी, उम्मीद कर रही थी कि वह उसका बचाव करेगा। लेकिन राहुल चुप रहा। उसकी आंखों में असहजता साफ झलक रही थी। राहुल, तुम कुछ नहीं कहोगे? प्रिया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। राहुल ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार बोला, प्रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसी बातें न केवल तुम्हें बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। राहुल के शब्द प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तो तुम्हारी नज़रों में इज्जत सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिया अपने कमरे में चली गई। लिविंग रूम में एक भारी माहौल छोड़ गई। रमेश जी उसे जाते हुए देखते रहे। उनका दिल भारी हो गया। वह जानते थे कि उन्हें प्रिया की रक्षा के लिए कुछ करना होगा, लेकिन वह खुद अपनी पत्नी के संदेह से नहीं बच पा रहे थे।
शांति देवी की अफवाहें रुकी नहीं बल्कि और फैल गईं। एक बार जब प्रिया बाजार गई तो उसने कुछ औरतों को अपनी पीठ पीछे फुसफुसाते हुए सुना, यही है रमेश जी की बहू। सुना है बाथरूम वाली बात अभी तक साफ नहीं हुई है, पता नहीं गलती से हुआ या जानबूझकर। प्रिया ने अपना चेहरा झुका लिया, उन शब्दों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे शब्द चाकू की तरह उसके आत्म सम्मान को चुभ रहे थे। घर लौटते समय उसके आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उस शाम प्रिया बरामदे में अकेली बैठी आसमान में तारों को देख रही थी। वह थकी हुई और फौंसी हुई महसूस कर रही थी। ठीक उसी समय रमेश जी बाहर आए। उन्होंने प्रिया को देखा और उसके पास आकर बैठ गए। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दबाव में हो, उन्होंने गहरी गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। मैं सच में माफी चाहता हूं कि अनजाने में तुम्हें इस स्थिति में डाल दिया। प्रिया ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। पापा जी, मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ खो रही हूं। मम्मी जी मुझ पर विश्वास नहीं करती। राहुल उदासीन है और बाहर की अफवाहें। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। रमेश जी ने धीरे से सांस छोड़ी। प्रिया, तुम्हें मजबूत रहना होगा। अफवाहें हवा की तरह होती हैं, वे गुजर जाएंगी। सबसे ज़रूरी यह है कि तुम खुद पर विश्वास करो। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। प्रिया को थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि अभी भी बहुत सारी मुश्किलें बाकी हैं। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अफवाहें फैलती रहीं। प्रिया ने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। सब कुछ तब चरम पर पहुंच गया जब शांति देवी ने बाजार में सुनीता जी से सबके सामने ताना मारते हुए कहा, सुनीता बहन, सच कहूं तो तुम्हारा घर इन दिनों बहुत मशहूर हो गया है। रमेश जी और उनकी बहू का ऐसा किस्सा, तो गांव वाले बातें क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। सुनीता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जल्दी से घर लौटीं। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरीं, उन्होंने प्रिया को राहुल के बेटे बिन को गोद में लेकर लिविंग रूम में खेलते हुए देखा। उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने चिल्लाया, प्रिया, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है? मैंने तुमसे कहा था, इस परिवार की इज्जत तुम्हारे खराब करने के लिए नहीं है। प्रिया चौंक गई और बिन को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को बचा रही हो। मम्मी जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। सुनीता जी के कठोर शब्द प्रिया के दिल में गहरे घाव की तरह थे। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि उस घुटन से जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। इस परिवार को बनाए रखने के सारे प्रयास अंततः संदेह और अपमान में बदल गए। सुनीता जी अभी भी नहीं रुकीं और अपनी आवाज़ ऊंची करती रहीं, जैसे अपना सारा गुस्सा निकालना चाहती हों। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया प्रिया। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा है, मेरे परिवार में एक दिन भी शांति नहीं रही है। बाहर की अफवाहें बिना वजह नहीं हैं। अगर तुम में ज़रा भी आत्म सम्मान है तो इस घर की इज्जत के बारे में सोचो और खुद चली जाओ। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ता की चमक थी। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इस परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। वे अफवाहें सच नहीं हैं और मुझे समझ नहीं आता कि आप बाहरी लोगों पर मुझसे ज़्यादा विश्वास क्यों कर रही हैं। मैं हर मुश्किल सह सकती हूँ, लेकिन कृपया मेरे सम्मान का अपमान न करें। सुनीता जी ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए घूर कर देखा। यह पहली बार था जब प्रिया ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की थी। तुम मुझसे ज़बान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ अभी भी शांत लेकिन दर्द से भरी थी। मैं ज़बान नहीं लड़ा रही हूँ मम्मी जी। मैं बस चाहती हूँ कि आप समझें कि मैंने बहुत कुछ सहा है।
मैं ऐसे परिवार में नहीं रहना चाहती जहां मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास न करें। ठीक उसी समय मुख्य दरवाजा खुला और राहुल थका हुआ काम से घर लौटा। उसने अपने सामने का दृश्य देखा। प्रिया खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और सुनीता जी गुस्से से लाल थीं। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? सुनीता जी राहुल की ओर मुड़ी जैसे उन्हें कोई सहयोगी मिल गया हो। राहुल, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी पत्नी ने इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। पूरा गांव उसके और पापा जी के बारे में बातें कर रहा है। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत की। राहुल ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसकी नजरें प्रिया की ओर घूमी। प्रिया, यह सब क्या है? प्रिया ने अपने पति की ओर देखा, जैसे उम्मीद की एक किरण जगी हो, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन मम्मी जी विश्वास करने को तैयार नहीं है और अब पूरा परिवार सोच रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर सुनीता जी की ओर मुड़ा। उसकी आवाज थकान से भरी थी। माँ, मुझे लगता है कि आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। पापा जी ने भी साफ कह दिया है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। आप प्रिया को इस हद तक क्यों धकेल रही हैं? सुनीता जी चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल प्रिया का पक्ष लेगा। तुम यह क्या कह रहे हो? मैं यह सब परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि बाहर की अफवाहें हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं? राहुल ने गहरी सांस ली। लेकिन माँ, आप जितना इस मामले को बढ़ाएंगी, चीजें उतनी ही खराब होंगी। मुझे प्रिया पर विश्वास है। अगर पापा जी ने समझा दिया है तो आपको यह सब बंद कर देना चाहिए। राहुल के शब्दों ने सुनीता जी को और भी गुस्सा दिला दिया। वह मुड़ी और बिना कुछ कहे चली गईं। बस एक वाक्य कहा, ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। सुनीता जी कमरे से बाहर चली गईं। राहुल और प्रिया के बीच एक भारी माहौल छोड़ गईं। राहुल ने अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और मुड़कर चली गई। मैं थक गई हूँ राहुल, मैं अब और बहस नहीं करना चाहती। उस रात जब प्रिया बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, उसका मन सैकड़ों विचारों से भरा हुआ था। उसे अपने ही परिवार में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि राहुल ने उसका पक्ष लिया था, लेकिन उसके शब्दों में जो उदासीनता थी वह उसे शांत नहीं कर पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इस बीच बगल के कमरे में सुनीता जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह रमेश जी के साथ बैठी थीं। उनकी आंखों में फटकार थी। देखा आपने, आपकी ढिलाई की वजह से यह परिवार इस हाल में है। राहुल भी उसके जादू में फांस गया है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, वह उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। रमेश जी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ भारी हो गई। सुनीता, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मैंने कितनी बार कहा है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। प्रिया एक अच्छी बहू है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस पर इस हद तक शक क्यों कर रही हो। आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। मैं देखती हूँ और जानती हूँ। यह मत सोचो कि मैंने नहीं देखा कि आप उसकी मुझसे ज़्यादा परवाह करते हैं। सुनीता जी ने ईर्ष्या से भरी आवाज़ में कहा। रमेश जी चुप हो गए। उनकी आंखों में थकान झलक रही थी। सुनीता, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती तो कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्रिया को और चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। प्रिया बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। सुनीता जी के कठोर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हालांकि राहुल ने उसका बचाव किया था, लेकिन उसकी उदासीनता और दृढ़ता की कमी ने उसे इस लड़ाई में अकेला महसूस कराया। उसके आंसू चुपचाप बहने लगे, आत्म दया के कारण नहीं, बल्कि संदेह और पूर्वाग्रह का सामना करने की थकान के कारण। अगली सुबह जब प्रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी, पड़ोसन शांति देवी दरवाजे पर दिखाई दी।
शांति देवी अक्सर हालचाल पूछने के बहाने आती थीं, लेकिन प्रिया जानती थी कि उनका असली मकसद सिर्फ गपशप करना था। प्रिया, आजकल गांव में सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं और तारीफ तो बिल्कुल नहीं कर रहे, शांति देवी ने झूठी चिंता के साथ कहा, लेकिन उनके लहजे में ताना भरा हुआ था। प्रिया ने उनकी ओर मुड़कर देखा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इन बातों पर और चर्चा नहीं करना चाहती। शांति देवी ने प्रिया को सिर से पांव तक देखते हुए होंठ सिकोड़े। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कह रही थी, लेकिन प्रिया, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। एक औरत की इज्जत आसानी से वापस नहीं मिलती। प्रिया ने गुस्से को दबाते हुए अपने होंठ भींच लिए। शांति आंटी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, उसने कहा और अपने काम में लग गई। शांति देवी को और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। हालांकि शांति देवी यहीं नहीं रुकीं। उस दोपहर सुनीता जी ने शांति देवी से ही एक नई अफवाह सुनी। सुनीता बहन, सच कहूँ तो वह लड़की सीधी नहीं है। मैंने सुना है कि राहुल से शादी करने से पहले प्रिया का किसी और आदमी के साथ भी चक्कर था। पता नहीं सच क्या है, लेकिन रमेश जी के साथ जो हुआ वह भी बेबुनियाद नहीं लगता। यह सुनकर सुनीता जी का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि उनका मन संदेह से भरा था, लेकिन वह भी नहीं चाहती थीं कि यह बात और फैले। उस रात उन्होंने चुपके से राहुल को अपने कमरे में बुलाया। राहुल, मैं यह बात प्रिया के सामने नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। प्रिया हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें इस रिश्ते पर फिर से विचार करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राहुल ने अपनी भौहें सिकोड़ी, शांत रहने की कोशिश करते हुए। माँ, मुझे लगता है कि आप प्रिया के बारे में गलत समझ रही हैं। वह वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोचती हैं। तुम यह इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस परिवार की इज्जत पर कितना असर पड़ा है? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि बाहर की सारी अफवाहें झूठी हैं? सुनीता जी ने गुस्से से कहा। राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि वह प्रिया पर विश्वास करता था, लेकिन अपनी माँ के शब्दों और समाज के दबाव ने उसे हिला दिया था। वह असंतोष में सुनीता जी को छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। एक दोपहर जब प्रिया बगीचे में सब्जियां तोड़ रही थी, शांति देवी फिर से आ गईं। इस बार उनके साथ एक अजनबी महिला थी। वह महिला शांति देवी की दूर की रिश्तेदार मीना थी और वह कभी रमेश जी की कंपनी में काम करती थी। मीना ने प्रिया को बड़ी उत्सुकता से देखा और अचानक कहा, तुम रमेश जी की बहू हो, है ना? मैंने पहले उन्हें तुम्हारे जैसी ही एक महिला के साथ बहुत करीब देखा था। क्या तुम उनके अतीत के बारे में कुछ जानती हो? प्रिया चौंक गई, समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। मैं आपका मतलब नहीं समझी, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। मीना ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस मुझे यह दिलचस्प लगा। तुम्हारी शक्ल उस महिला से बहुत मिलती है जिसकी रमेश जी बहुत परवाह करते थे, लेकिन शायद यह महज एक संयोग है। मीना के शब्दों ने प्रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि इस परिवार में कोई बहुत ज़रूरी बात छिपाई जा रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने पता लगाने की कोशिश की तो चीज़ें और भी उलझ सकती हैं। एक संयोग है। देर रात जब पूरा परिवार सो चुका था, प्रिया चुपके से रमेश जी के स्टडी रूम में गई। उसने दराजों में खोजा और आखिरकार उसे एक बड़ा लिफाफा मिला। उसमें रमेश जी और एक जवान महिला की पुरानी तस्वीरें थीं, जो बिल्कुल प्रिया जैसी दिखती थी। प्रिया कुर्सी पर बैठ गई, उसका मन उलझ गया। ठीक उसी समय रमेश जी अंदर आए। प्रिया को तस्वीरें पकड़े देखकर वह कुछ देर चुप रहे और फिर एक गहरी सांस ली। प्रिया, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। प्रिया मुड़ी, उसकी आवाज़ भर्रा गई। पापा जी, तस्वीर में यह कौन है? मैं इस महिला जैसी क्यों दिखती हूँ? रमेश जी पास आए, उनकी आंखों में चिंता थी। वह मेरे जीवन का पहला प्यार थी, जिसे मैंने कई साल पहले खो दिया था। तुम मुझसे इतनी मिलती हो कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अतीत की याद आ जाती है। प्रिया को लगा
जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। वह कुछ नहीं कह पाई, बस चुपचाप बैठी रही। पापा जी, आपने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने भूलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे आने से सारी यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन प्रिया, तुम चिंता मत करो। मैंने उन भावनाओं को परिवार पर असर नहीं करने दिया। बस मुझे लगा कि तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। प्रिया ने उनकी ओर देखा। उसके आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आभारी महसूस करे या डरे। उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। प्रिया रमेश जी से बात करने के बाद उलझे हुए मन से अपने कमरे में लौट आई। उनके शब्द एक तूफान की तरह थे, जिसने उसकी सारी भावनाओं को झकझोर दिया था। प्रिया बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। पहला प्यार, एक महिला जो उसके जैसी दिखती थी, ये सारे राज इस समय क्यों सामने आ रहे हैं? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसकी पहुंच से बाहर था। अगली सुबह प्रिया ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, ताकि परिवार में किसी को शक न हो, लेकिन उसके दिल में सब कुछ बदल चुका था। उसने रमेश जी से सीधे सामना करने के बजाय चुपचाप उनके राज के बारे में और जानने के लिए जांच करने का फैसला किया। एक दिन प्रिया शांति देवी के घर गई, जो गांव की हर बात जानती थीं। हालांकि वह शांति देवी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर कोई कुछ बता सकता है तो वह वही है। शांति आंटी, मुझे एक बात पूछनी थी, प्रिया ने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा। शांति देवी ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। क्या बात है प्रिया, तुम यहाँ कम ही आती हो? क्या तुम्हारे परिवार में फिर कोई बात हो गई है? प्रिया ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने ससुर जी के अतीत के बारे में जानने को उत्सुक थी। क्या आप कुछ जानती हैं? शांति देवी ने उसे घूरकर देखा। उनकी आवाज़ रहस्यमयी हो गई। रमेश जी, हाँ, मुझे याद है। उनका अतीत भी काफ़ी उलझा हुआ था। सुना है कि वह गांव की एक सुंदर जवान लड़की से प्यार करते थे, लेकिन बाद में वह लड़की चली गई। कहते हैं कि उनके परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया था। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कौन थी? आंटी शांति देवी ने सिर हिलाया और हंसी। पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन प्रिया, तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं आंटी, मैं बस उत्सुक थी। धन्यवाद। प्रिया उलझे हुए मन से घर लौटी। अगर शांति देवी की बात सही थी तो रमेश जी का अतीत का प्यार ही मौजूदा घटनाओं का कारण हो सकता है। लेकिन प्रिया अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि रमेश जी ने यह सच पहले क्यों नहीं बताया। उस शांति देवी की बात सही थी कि रमेश जी ने यह सच पहले क्यों नहीं बताया। शाम जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, सुनीता जी ने अचानक प्रिया की ओर चाकू जैसी तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, प्रिया, आजकल तुम बहुत घूम फिर रही हो। क्या कोई और साजिश रच रही हो? प्रिया चौंक गई और शांत रहने की कोशिश की। माँ, मैं बस बाजार गई थी और शांति आंटी से मिलने। इसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है। सुनीता जी ने ताना मारा। शांति आंटी से मिलने तुम उनसे मिलने गई थीं या घर की बातों में और मसाला लगाने का तरीका ढूंढने? मैं तुम्हें बता दूं, इस परिवार के खिलाफ कोई भी बुरी नीयत मत रखना। बगल में बैठे राहुल ने भौहें सिकोड़ी। माँ बस करो, यह बात बहुत हो चुकी है। प्रिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सुनीता जी राहुल की ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ तेज हो गई। राहुल, तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो। क्या तुम जानते हो कि पूरा गांव हमारे परिवार के बारे में क्या कह रहा है? अगर तुम अपनी पत्नी को संभाल नहीं सकते तो मैं तुम्हारे लिए यह करूंगी। प्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं। उसकी आवाज़ साफ लेकिन कांपती हुई थी। माँ, मैंने बहुत सह लिया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अगर आप इसी तरह मेरा अपमान करती रहीं तो मैं यह घर छोड़ दूंगी।
खाने की मेज पर सन्नाटा छा गया। सुनीता जी ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? प्रिया खड़ी हो गई, उसकी आंखें लाल थीं। मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर यह जीवन सिर्फ अपमान और संदेह से भरा है तो मैं इसे जारी नहीं रखना चाहती। खाने के बाद राहुल प्रिया को ढूंढते हुए कमरे में आया। वह उसके पास बैठ गया, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम इन दिनों दबाव में हो, लेकिन माँ भी परिवार के लिए ही अच्छा चाहती हैं। प्रिया ने उसे निराशा भरी नज़रों से देखा। राहुल, क्या तुम सच में मानते हो कि माँ मेरे लिए अच्छा चाहती हैं? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैंने कितनी कोशिश की है? राहुल चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि प्रिया गलत नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। प्रिया, मुझे सब कुछ सुलझाने के लिए समय चाहिए। तुम चीज़ों को और मत बिगाड़ो। प्रिया ने फीकी हौंसी हौंसी। और बिगाड़ना? राहुल, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं हो। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया। दोनों को लाचारी की भावना ने घेर लिया। एक हफ्ते बाद प्रिया ने रमेश जी से मिलकर सब कुछ साफ साफ पूछने का फैसला किया। जब वे दोनों लिविंग रूम में बैठे थे, प्रिया ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ गंभीर थी। पापा जी, मुझे सच जानना है। आप क्या छिपा रहे हैं? आपके और मेरे बारे में जो अफवाहें हैं और आपके अतीत का प्यार, मुझे एक जवाब चाहिए। रमेश जी ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में उदासी थी। प्रिया, मैं यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुम्हें जानना ज़रूरी है। मेरे अतीत की वह महिला जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, मेरा पहला प्यार थी। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद वह चली गई और संपर्क टूट गया। जब तुम इस परिवार में आईं तो मुझे वह अतीत याद आने लगा। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसे एक ही समय में दुख और बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन आपने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। रमेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उनकी आवाज़ गहरी थी। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी दूर चली जाएंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सुलझा लूँगा और तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। प्रिया रमेश जी से बात करने के बाद अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। जो राज अभी अभी खुले थे, उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक तूफान के बीच में खड़ी है। वह जानती थी कि अगर सब कुछ सामने आ गया तो यह परिवार पहले जैसा नहीं रहेगा। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, सुनीता जी ने अचानक प्रिया की ओर शक भरी नज़रों से देखा। प्रिया, आजकल तुम बहुत छिप छिप कर रहती हो। क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ करने की योजना बना रही हो? प्रिया ने सिर उठाया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मैं बस इस घर में शांति से रहना चाहती हूँ। सुनीता जी ने ताना मारा। शांति से? तुम्हें लगता है कि तुम शांति से रह सकती हो जब पूरा गांव तुम्हारे और रमेश जी के बारे में बातें कर रहा है? तुम सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि तुम शांति देवी से मिलने गई थी कुछ और पता लगाने के लिए, है ना? प्रिया ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ थकी हुई थी। माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं शांति आंटी से मिलने गई थी क्योंकि मैं सब कुछ साफ साफ जानना चाहती थी। यह समझना चाहती थी कि लोग ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं। सुनीता जी ने मेज पर जोर से हाथ मारा जिससे सब चौंक गए। तुम अभी भी कहती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम इस परिवार को एक मजाक बना रही हो। अगर तुम इस परिवार की इज्जत नहीं रख सकती तो बेहतर है कि तुम चली जाओ। रमेश जी ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं, उनकी आंखें सुनीता जी को ठंडक से देख रही थीं। सुनीता, चुप हो जाओ। मैंने साफ साफ कहा है, सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी है। प्रिया को आखिरी हद तक मत धकेलो। सुनीता जी रमेश जी की ओर मुड़ी, उनकी आंखों में गुस्सा था। गलतफहमी? आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती।
आपको लगता है कि मैंने नहीं देखा कि आप स्पोर्ट्स स्केलर लड़की की मुझसे ज़्यादा परवाह करते हैं क्या? आप कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि आपके मन में इसके लिए पिता पुत्री के रिश्ते के अलावा कोई और भावना नहीं है। माहौल जम गया। प्रिया चौंक गई। राहुल भी अपनी माँ को घूर रहा था। विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसे शब्द कह सकती हैं। रमेश जी खड़े हो गए। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। सुनीता, तुम मेरा और प्रिया का अपमान कर रही हो। अगर तुम इसी तरह करती रहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उस शाम जब सब अपने कमरों में चले गए थे, प्रिया को राहुल का एक संदेश मिला। प्रिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्रिया चिंता से भरे मन से राहुल के स्टडी रूम में गई। राहुल कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। प्रिया, मैं सच जानना चाहता हूँ। क्या तुम और पापा जी मुझसे कुछ छिपा रहे हो? प्रिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। राहुल, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगी। पापा जी ने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया है। वह कभी एक महिला से प्यार करते थे जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, और इसी वजह से उन्हें लगा कि मेरी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। बस इतना ही और कुछ नहीं। राहुल ने अपनी भौहें सिकोड़ी, प्रिया के शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए। वह महिला कौन थी? मैंने पापा जी से इस बारे में कभी क्यों नहीं सुना? प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पापा जी यह बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह परिवार पर असर नहीं डालना चाहते थे। राहुल, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की है। राहुल ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। वह पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें समझना होगा, मेरी माँ आसानी से यह स्वीकार नहीं करेंगी। मुझे सब कुछ साफ करने के लिए समय चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में वह जानती थी कि शायद समय उसके पक्ष में न हो। एक दिन जब रमेश जी आंगन में टहल रहे थे, एक अजनबी आदमी गेट पर दिखाई दिया। वह रमेश जी का पुराना दोस्त मदन था। मदन ने रमेश जी को ताना मारते हुए देखा। रमेश, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में कुछ उथल पुथल चल रही है ना? रमेश जी ने भौहें सिकोड़ी। मदन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मदन अंदर आया। उसकी आवाज़ रहस्यमयी थी। मैं तुम्हें अतीत की याद दिलाने आया हूँ। क्या तुम्हें वह महिला याद है जिससे तुम प्यार करते थे? उसने तुम्हें छोड़ने से पहले क्या कहा था? क्या तुम्हें याद है? रमेश जी चौंक गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मदन, तुम क्या चाहते हो? अतीत बीत चुका है, उसे दोबारा मत उठाओ। मदन ने फीकी हौंसी हौंसी। रमेश, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने परिवार को सब कुछ बता देना चाहिए, वरना मुझे डर है कि मुझे यह तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। प्रिया चुपचाप रमेश जी और मदन के बीच की बातचीत सुनकर अपने कमरे में लौट आई। उसका मन उलझा हुआ था। उसे एक भारी चट्टान की तरह बेचैनी महसूस हो रही थी। वह महिला कौन थी? मदन ने उसके ससुर से ऐसे रहस्यमयी शब्द क्यों कहे? वह पूरी रात सो नहीं सकी। बिना जवाब के सवाल उसके मन में घूमते रहे। अगली सुबह प्रिया ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन सुनीता जी ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। जब उन्होंने देखा कि प्रिया सोचते सोचते उबलते हुए बर्तन का ढक्कन लगाना भूल गई है, तो उन्होंने डांटा, प्रिया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ है कि सब्जी उबलकर बाहर आ रही है? प्रिया चौंक गई और जल्दी से उसे ठीक किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने सुनीता जी को और भी परेशान कर दिया। तुम खुद को क्या समझती हो कि तुम इस घर में हर चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती हो? अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो सीधे कह दो, मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। राहुल ठीक उसी समय अंदर आया और अपनी माँ के शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ी। माँ, आप हमेशा प्रिया से इतने कठोर शब्द क्यों कहती हैं? उसने क्या गलत किया है? सुनीता जी अपने बेटे की ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ तेज हो गई। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ,
तुम्हारी पत्नी दिन भर छिप छिप कर रहस्यमयी बनी रहती है। क्या तुम्हें उसमें कुछ अजीब नहीं लगता? राहुल ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। माँ, आप यह बात बार बार कह रही हैं। प्रिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको उसे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुनीता जी नहीं रुकी। गलत नहीं किया तो वह रमेश जी से क्यों मिलती रहती है और अब मुझसे बच रही है? तुम उसका बचाव करते रहो, लेकिन जब चीजें तुम्हारी सोच के मुताबिक न हो तो मुझे दोष मत देना। प्रिया चुपचाप ये शब्द सुनती रही और महसूस किया जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। वह अब और संदेह और आलोचना सहन नहीं कर सकती थी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं। प्रिया के शब्दों ने राहुल को चौंका दिया। प्रिया, तुम यह क्या कह रही हो? प्रिया राहुल की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अब और संदेह और अपमान में नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे परिवार के टूटने का कारण नहीं बनना चाहती। राहुल कुछ कहने वाला था, लेकिन रमेश जी अचानक लिविंग रूम से बाहर आए। प्रिया, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उस शाम रमेश जी ने पूरे परिवार को बात करने के लिए एक साथ बिठाया। लिविंग रूम का माहौल किसी खिंची हुई डोरी की तरह तनावपूर्ण था। मदन भी वहां मौजूद था, जिससे माहौल और भी भारी हो गया। रमेश जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में शुरू किया। सुनीता, राहुल, आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। मैं इस परिवार को बेबुनियाद अफवाहों के कारण और टूटने नहीं दे सकता। सुनीता जी ने अपने पति को शक भरी नजरों से देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? रमेश जी ने गहरी सांस ली और फिर मदन की ओर मुड़े। मदन, अगर तुम पति को शक भरी नजरों से देखा, यहां चीजों को भड़काने आए हो तो सीधे कह दो। घुमा फिराकर बात मत करो। मदन ने फीकी हौंसी हौंसी और सबके सामने आया। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं सच बताऊंगा। उसने प्रिया की ओर रहस्यमयी नजरों से देखा। प्रिया, क्या तुम जानती हो जिस औरत से रमेश जी प्यार करते थे वह तुम्हारी सगी माँ थी? पूरा कमरा जम गया। प्रिया ने अपनी आंखें फाड़ लीं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आपने क्या कहा? मेरी माँ। मदन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हाँ, तुम्हारी माँ रमेश जी की प्रेमिका थीं, लेकिन उनके परिवार के विरोध के कारण वह चली गईं। किसी को नहीं पता था कि तुम उनके बेटे से शादी करके इस परिवार में आ जाओगी। प्रिया कुर्सी पर गिर पड़ी। सदमे के कारण वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। रमेश जी पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे यह छिपाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस अतीत के कारण दबाव में रहो, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी भावनाएं हैं वे सिर्फ जिम्मेदारी और सुरक्षा की हैं और कुछ नहीं। सुनीता जी खड़ी हो गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या आप सच कह रहे हैं वह उस औरत की बेटी है? रमेश जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में थकान थी। हाँ, और मैं इस मामले को हमारे परिवार पर और असर नहीं डालने दूंगा। राहुल वहां चुपचाप बैठा था। उसने प्रिया की ओर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। आखिरकार उसने बस इतना ही कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब चीजें पहले से कहीं ज्यादा उलझ गई हैं। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे, शांत होने की कोशिश करते हुए। राहुल, मुझे इस अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर हम मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। सच सामने आने के बाद कमरे में माहौल जम गया था। प्रिया कुर्सी पर स्थिर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने अंदर उठ रहे भावनाओं के तूफान को दबाने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने सिर झुका लिया था। उसके हाथ कसकर बौंधे हुए थे, जैसे वह कुछ ऐसा पकड़ना चाहता हो जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। सुनीता जी ने अपना आपा खो दिया था। उनकी नजरें लगातार रमेश जी और प्रिया के बीच घूम रही थीं।
आपने इतने सालों तक मुझसे यह बात क्यों छिपाई? सुनीता जी गुस्से से चिल्लाईं। आपको क्या लगा कि मैं यह बात मान लूंगी कि वह औरत आज भी हमारे परिवार को परेशान कर रही है? रमेश जी ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ थीं। सुनीता, मैंने यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका किसी पर असर पड़े। मैंने अतीत को दफनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत प्रिया को हमारे परिवार में ले आएगी। प्रिया ने सिर उठाया, उसकी आंखों में दर्द था। पापा जी, मैं ही क्यों, मुझे उस अतीत का नतीजा क्यों भुगतना पड़ रहा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती? रमेश जी आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन प्रिया ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पापा जी, मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे सब कुछ समझने के लिए समय चाहिए। प्रिया, मुझे माफ कर दो, राहुल ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया ने राहुल की ओर देखा, आंसू बह निकले। राहुल, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन मुझे डर है कि चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं होंगी। सुनीता जी खुद को रोक नहीं पाईं और प्रिया के सामने आकर सीधे उसकी ओर इशारा किया। तुम सही कह रही हो, चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं होंगी। मैं ऐसी बहू को स्वीकार नहीं कर सकती जो उस औरत की परछाई हो जिसने हमारे परिवार का अतीत बर्बाद कर दिया था। प्रिया लिविंग रूम में चौंक कर खड़ी रह गई। उसकी आंखें हैरानी से खुली थीं। मदन के शब्द चाकू की तरह उसके दिमाग में चुभ रहे थे। उसका पूरा बर्बाद कर दिया था। शरीर कांप रहा था, सांसें रुक गई थीं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद से पूछने से नहीं रोक सकी। क्या उसने जो कहा वह सच है माँ? इसलिए चली गईं क्योंकि पापा जी ने उन्हें मजबूर किया था। मैं ही क्यों? रमेश जी ने सिर झुका लिया। उनके हाथ कसकर बौंधे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, जैसे वह सच का सामना करने या इनकार करने के बीच झूल रहे हों। लेकिन जब उन्होंने सिर उठाकर प्रिया की दर्द भरी आंखें देखीं, तो वह जान गए कि वह अब और नहीं बच सकते। प्रिया, रमेश जी ने गहरी और भारी आवाज में कहा, मदन ने जो कहा वह पूरी तरह से गलत नहीं है। प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आपका क्या मतलब है? पूरी तरह से गलत नहीं है, साफ साफ बताइए। उसकी आवाज़ लगभग चीख में बदल गई, जिसमें गुस्सा, चोट और निराशा थी। रमेश जी ने गहरी सांस ली, उनके कंधे झुक गए। उस समय मैंने एक गलती की थी। हमारा परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। मैं सबसे बड़ा बेटा था और मुझ पर नाम बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। जब तुम्हारी माँ गर्भवती हुई तो मुझ में उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं थी। परिवार ने विरोध किया, दबाव डाला और मैंने चुप रहना चुना। मैं तुम्हारी माँ के साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने उन्हें अकेले जाने दिया। प्रिया हौंस पड़ी, लेकिन यह खुशी की हौंसी नहीं थी, इसमें कड़वाहट थी। तो यह सच है, सब कुछ सच है। आपने मेरी माँ को सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है ना? और अब मैं भी उसी गलतफहमी के जाल में फंस गई हूँ। राहुल, जो अब तक चुप बैठा था, आखिरकार बोला, पापा जी, आपने यह बात क्यों छिपाई? आपने कभी क्यों नहीं बताया? अगर प्रिया की माँ को जाना पड़ा तो आपको कम से कम भरपाई करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए था। आपने चीज़ों को इस हद तक कैसे जाने दिया? रमेश जी ने अपने बेटे की ओर देखा, उनकी आवाज़ भर्रा गई। राहुल, मुझे अपनी पूरी जिंदगी पछतावा रहा है, लेकिन उस समय मुझ में हिम्मत नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। जब तक मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया का गला रूंध गया। बहुत देर हो चुकी थी। आप सही कह रहे हैं पापा जी, बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है कि मैं आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देख सकूं। उसने रमेश जी की ओर देखा, उसकी आंखों में चोट थी। क्या आप जानते हैं पापा जी, मैंने इस परिवार में अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत
मैं क्या हुआ, मैं बस अतीत का एक टुकड़ा निकली जिसका आप कभी सामना नहीं करना चाहते थे। कमरे में तनाव बढ़ गया जब सुनीता जी और बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और खड़ी हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। रमेश, आपको लगता है कि आप सब कुछ कबूल करके मामला सुलझा लेंगे। क्या आप जानते हैं कि मैंने कितना कुछ सहा है? आपने मुझसे सब कुछ छिपाया और अब मुझे यहाँ बैठकर यह सब भयानक बातें सुननी पड़ रही हैं। आपने मुझे पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा कर दिया है। रमेश जी सुनीता जी की ओर मुड़े, उनकी आवाज़ दृढ़ थी। सुनीता, मैं तुमसे हमेशा यह छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन यह मेरी गलती है और मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। तुम्हें प्रिया को अपना गुस्सा निकालने का निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता जी ने फीकी हंसी। उनकी आंखें उन्हें तिरस्कार से देख रही थीं। जिम्मेदारी, अब आप जिम्मेदारी शब्द कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं, मुझे आप पर और इस लड़की पर बहुत पहले से शक था। बाहर की अफवाहों के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से आप उसे देखते थे, जिस तरह से आप उसकी परवाह करते थे। आपको लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया? सुनीता जी के शब्दों ने प्रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे इस अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं इस परिवार के टूटने का केंद्र नहीं बनना चाहती। लेकिन सुनीता जी ने सुनने से इनकार कर दिया। नहीं पता, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं तुम्हारी तरह के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी माँ ने इस परिवार को एक बाशर में बार बर्बाद किया था और अब तुम उसके नक्शेकदम पर चल रही हो। कितनी विडंबना है। राहुल खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। माँ, बस करो। तुम्हें प्रिया का इस तरह अपमान करने का कोई हक नहीं है। सब कुछ पापा जी की गलती है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनीता जी ने अपने बेटे की ओर देखा, उनकी आंखों में निराशा थी। राहुल, तुम किसका पक्ष ले रहे हो? तुम माँ के सामने उसका बचावा है करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं सच का पक्ष ले रहा हूँ माँ, राहुल ने दृढ़ता से कहा। और सच यह है कि प्रिया इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं आपको या किसी और को उसे चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। प्रिया ने राहुल की ओर देखा, आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। यह पहली बार था जब उसने उसे इतनी मजबूती से अपने लिए खड़े होते देखा था, लेकिन इससे उसके दिल का भारीपन कम नहीं हुआ। राहुल, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस परिवार में रह पाऊंगी या नहीं। प्रिया ने लिविंग रूम छोड़ने का फैसला किया जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गईं। वह बाहर आंगन में गई और शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। धुंधली चांदनी बगीचे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में सब कुछ अंधेरे जैसा लग रहा था। वह जानती थी कि आज रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया था। उसके और राहुल के बीच का रिश्ता, उसके और रमेश जी के बीच का रिश्ता और उसके और सुनीता जी के बीच का रिश्ता, सब कुछ गहराई से टूट चुका था। जब प्रिया बाहर बगीचे में एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी तो उसके पीछे से हल्के कदमों की आवाज़ आई। उसे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वह जानती थी कि वह राहुल है। वह उसके बगल में बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी बेहतर तरीके से रक्षा नहीं की। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत दबाव सहा है। प्रिया ने उसकी ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। राहुल, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन मुझे इस परिवार में हर किसी की आंखों में एक कांटे की तरह महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेले नहीं सहने दूंगा। हम मिलकर इससे गुजरेंगे। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत बेचैनी थी। हालांकि तूफान अभी थमा नहीं था। एक दिन जब प्रिया लिविंग रूम की सफाई कर रही थी तो उसने गलती से रमेश जी और एक अजनबी आदमी के बीच की फ़ोन पर बातचीत सुन ली। रमेश जी की आवाज़ चिंता से भरी थी। मैंने तुमसे कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरा अतीत और खोदा जाए। अगर तुम मुझे धमकी देते रहे तो मैं तुमसे निपटने में संकोच नहीं करूँगा।
प्रिया दरवाजे के पीछे चुपचाप सुनती रही। वह आदमी जिसे उसने मदन माना हौसा। रमेश, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचा है? मेरे हाथ में तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और तुम्हारी सुंदर बहू वह भी शांति से नहीं रहेगी। प्रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि वह किस मामले में फंस गई है, लेकिन यह साफ था कि चीजें और भी खतरनाक होती जा रही थीं। उसने रमेश जी से कुछ न कहने और अपने कमरे में जाकर जो सुना था उस पर सोचने का फैसला किया। इस बीच मदन ने रमेश जी को धमकी देना बंद नहीं किया। एक दिन वह एक बड़ा लिफाफा लेकर घर के गेट पर दिखाई दिया। सुनीता जी ने सबसे पहले मदन को देखा। उसे देखकर उन्होंने शक से भौहें सिकोड़ी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, सुनीता जी ने ठंडी आवाज में कहा। मदन ने फीकी हंसी हंसी और लिफाफा उनकी ओर बढ़ाया। मैं यहाँ आपको कुछ दिलचस्प सच बताने आया हूँ। शायद आप अपने पति के अतीत और अपनी बहू के बारे में जानना चाहें जिससे आप नफरत करती हैं। सुनीता जी ने लिफाफा छीन लिया। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। तुम क्या कह रहे हो? बस इसे खोलो और तुम्हें पता चल जाएगा, मदन ने कहा और मुड़कर चला गया। सुनीता जी को कई सवालों के साथ छोड़ गया। सुनीता जी लिफाफा लेकर अपने कमरे में गईं और चुपचाप उसे खोला। अंदर पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों की एक श्रृंखला थी, जिसमें रमेश जी और प्रिया की मां के बीच के रिश्ते के बारे में जानकारी थी। साथ ही ऐसे विवरण थे जो वह कभी नहीं जानती थीं। एक विशेष तस्वीर ने सुनीता जी को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके शरीर में खून जम गया हो। यह रमेश जी और प्रिया की मां की तस्वीर थी। हाथ में हाथ डाले एक पुराने घर के सामने खड़े थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, वह औरत जिसे तुम भूल नहीं सकते। सुनीता जी को लगा जैसे उनके चारों ओर सब कुछ ढह रहा है। रमेश, तुमने मुझसे कितनी बातें छिपाईं? उन्होंने फुसफुसाया। आंसू उनके गालों पर लुढ़क रहे थे। उनके दिल में ईर्ष्या और चोट का विस्फोट हो गया। वह खड़ी हुई दस्तावेजों का लिफाफा लेकर कमरे से बाहर निकलीं, रमेश जी का सामना करने के लिए दृढ़ थीं। जब सुनीता जी ने पूरे परिवार के सामने रमेश जी का सामना किया तो सब कुछ एक बम की तरह फट गया। उन्होंने लिफाफा मेज पर फेंका और चिल्लाईं, रमेश समझाओ, यह क्या है? मुझे यह सब बातें किसी बाहरी व्यक्ति से क्यों पता चलनी चाहिए? तुमसे नहीं। रमेश जी ने लिफाफे को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। सुनीता, मैं तुमसे हमेशा यह छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह अतीत है, महत्वपूर्ण नहीं है। सुनीता जी चिल्लाईं। उनकी आंखें लाल थीं। तुमने मुझे इतने सालों तक धोखे में रखा और अब तुम कहते हो कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, और पार साम्स के सामने नहा तब राजा। प्रिया, क्या वह कुछ जानती है या तुमने उसे मुझसे भी पहले बता दिया था? प्रिया चुपचाप बगल में बैठी थी। आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे यह सच हाल ही में पता चला और मुझे नहीं पता कि इसका सामना कैसे करूं। सुनीता जी ने प्रिया की ओर देखा और फिर रमेश जी की ओर मुड़ी। उनकी आवाज़ कड़वाहट से भरी थी। तुमने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि अपनी बहू को भी एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। तुम पति पिता या इस परिवार के मुखिया होने के लायक नहीं हो। रमेश जी ने सुनीता जी को थकी हुई नज़रों से देखा, लेकिन उनमें एक दृढ़ता की चमक थी। सुनीता, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने अतीत में जो कुछ भी किया वह एक कायर आदमी की गलती थी। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इसे अपने वर्तमान परिवार पर असर नहीं करने दूंगा। सुनीता जी ने फीकी हंसी, लेकिन वह हंसी कड़वाहट से भरी थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी देर से मांगी गई माफ़ी सब कुछ सुलझा सकती है। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों तक रही, यह सोचकर कि मैं तुम्हें पूरी तरह से समझती हूँ, लेकिन पता चला कि तुम हमेशा मुझसे कुछ छिपाते रहे और दूसरी औरत की परछाई अपने साथ लिए घूमते रहे। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ कसकर बौंधे हुए थे।
उसे रमेश जी और सुनीता जी के बीच की इस लड़ाई में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हो रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अचानक सुनीता जी उसकी ओर मुड़ी, उनकी आंखें संदेह और ठंडक से भरी थीं। और तुम, प्रिया, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती थीं? या तुम भी शुरू से ही रमेश जी की योजना का हिस्सा थीं? सुनीता जी की आवाज़ चाकू की तरह तेज थी। हर शब्द प्रिया के आत्म सम्मान को चीरना चाहता था। प्रिया चौंक गई और शांत रहने की कोशिश की। माँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे यह सच कुछ दिन पहले ही पता चला और मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। लेकिन सुनीता जी ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अब सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि तुम निर्दोष नहीं हो। राहुल खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। माँ, बस करो। तुम प्रिया पर हमेशा शक और उसका अपमान नहीं कर सकती। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह पापा जी की गलती है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनीता जी राहुल की ओर मुड़ी, उनकी आंखें आग उगल रही थीं। तुम माँ के सामने उसका बचाव करने की हिम्मत कर रहे हो क्या? तुम जानते हो कि उसने इस परिवार को किस हाल में डाल दिया है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा कि अब तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो। राहुल ने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। माँ, प्रिया बाहरी नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मेरे बेटे की माँ है। अगर आप यह स्वीकार नहीं कर सकती तो मुझे नहीं पता कि आपको खुश करने के लिए क्या करना है। राहुल के शब्दों ने सुनीता जी को ऐसा महसूस कराया जैसे उन पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। वह कुर्सी पर बैठ गईं, उनकी आंखों में आंसू थे। तुम सही कह रहे हो राहुल, मुझे सच में नहीं पता कि अब क्या करना है। मैं बस इस परिवार की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। जब सब तनाव में थे तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया चौंककर दरवाजे की ओर देखने लगी। इस समय कौन आया है? रमेश जी ने जाकर दरवाज़ा खोला और उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर वह सन्न रह गए। वह मदन था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। मदन के साथ लगभग 50 साल की एक महिला थी जो सुरुचिपूर्ण लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। प्रिया को उस महिला को देखकर ऐसा लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। उसमें कुछ ऐसा जाना पहचाना था जिसे वह समझा नहीं सकती थी। मदन ने ठंडी मुस्कान के साथ महिला को आगे धकेला। रमेश, मुझे लगता है कि तुम इस व्यक्ति से दोबारा मिलना चाहोगे। रमेश जी पीछे हटे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। मदन, तुम क्या करने वाले हो? वह यहाँ क्या कर रही है? महिला ने धीरे से अंदर कदम रखा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। रमेश, मैं वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं अतीत को हमेशा एक परछाई नहीं बने रहने दे सकती। मुझे सच का सामना करना होगा, भले ही इससे सबको तकलीफ हो। प्रिया ने महिला की ओर देखा, उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। आप कौन हैं? उसने चिंता से पूछा। महिला प्रिया की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। कमरा पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। महिला के शब्दों से सब चौंक गए थे। प्रिया को लगा जैसे उसके चारों ओर की पूरी दुनिया ढह रही है। माँ, आप मेरी माँ हैं, उसने कांपती हुई आवाज़ में दोहराया। महिला ने सिर हिलाया, आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। हाँ प्रिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मैं रमेश के परिवार का दबाव नहीं सह सकी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। प्रिया एक कदम पीछे हट गई, जैसे सच से बचना चाहती हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। पापा जी ने कहा था कि आप परिवार के विरोध के कारण चली गईं। अब आप क्यों सामने आई हैं? रमेश जी आगे आए, उनकी आवाज़ कांप रही थी। प्रिया, यह सच है। मैंने तुमसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ, वह इसलिए चली गईं क्योंकि मैं उन्हें बचा नहीं सका। मैंने गलती की और मुझे अपनी पूरी जिंदगी पछतावा रहा है। प्रिया ने रमेश जी की ओर देखा और फिर उस महिला की ओर मुड़ी।
उसे लगा जैसे वह एक तूफान में फंस गई है जिसका कोई रास्ता नहीं है। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं बस एक सामान्य जीवन चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ उलझ गया है। महिला आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन प्रिया पीछे हट गई। नहीं, मैं आपको नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि आपका सामना कैसे करूं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्रिया कुछ कदम पीछे हट गई, जैसे उसके सामने उस महिला का दिखना एक बुरा सपना हो। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। महिला वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में पश्चाताप और चाहत थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, प्रिया के कंधे को छूने ही वाली थी, लेकिन फिर रुक गई, जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार को छूने से डर रही हो। प्रिया उसकी आवाज़ भर्रा गई, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नाराज़ हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझमें रमेश के परिवार से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आवाज़ में कंपन को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली। आप कहती हैं कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन इतने सालों तक आप कहाँ थीं? क्या आप जानती हैं कि मैं कैसे बड़ी हुई? मैं माँ के बिना रही। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई ये समझाने वाला नहीं था कि आप क्यों गायब हो गईं। और अब आप सामने आकर चाहती हैं कि मैं सब कुछ स्वीकार कर लूं। महिला ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। मैं जानती हूं कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी पश्चाताप में जी हूं। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी। अपनी गलतियों का सामना करने से डरती थी कि तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगी। जब प्रिया और वह महिला एक दूसरे का सामना कर रही थीं, सुनीता जी कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखों में गुस्सा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है रमेश, यह वह औरत है जिससे तुम प्यार करते थे। उसने न केवल तुम्हारा अतीत बर्बाद किया, बल्कि अब वह इस परिवार को बर्बाद करने के लिए वापस आ गई है। रमेश जी चुपचाप खड़े रहे, उनके चेहरे पर थकान थी। सुनीता, तुम जो भी कहो, लेकिन अब इसका उससे कोई देख का लेना देना नहीं है। यह मेरी गलती है। मैं उसे और हमारी बेटी को नहीं बचा सका। अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो मुझे दोष दो। तुम्हारी बेटी, सुनीता जी ने कड़वाहट से हौंसते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों तक रही, इस परिवार को बनाए रखने के लिए सब कुछ त्याग दिया, और अब तुम मुझसे कहते हो कि प्रिया तुम्हारी और किसी दूसरी औरत की बेटी है। तुम्हें लगता है कि मैं यह स्वीकार करूंगी? राहुल खड़ा हो गया, उसकी आंखें लाल थीं। माँ प्लीज़ अब और मत कहो। मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ा सदमा है, लेकिन हमें शांत रहने की ज़रूरत है। मैं प्रिया को और कोई तकलीफ नहीं सहने दूंगा। सुनीता जी राहुल की ओर मुड़ी, उनकी आंखों में निराशा थी। राहुल, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम एक ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रहे हो जिसकी जड़ें ही इस परिवार के साथ एक धोखा हैं। बस करो माँ, राहुल ने लगभग दहाड़ते हुए कहा। उसका गुस्सा फूटने वाला था। प्रिया की कोई गलती नहीं है। उसने इस हाल में पैदा होना नहीं चुना, नहीं उसने अतीत की इन बातों में फंसना चुना। हमें उस पर सारी जिम्मेदारी डालने का कोई हक नहीं है। प्रिया चुपचाप राहुल की ओर देखती रही, उसके आंसू बह रहे थे। हालांकि उसका दिल बेचैनी से भरा था, लेकिन राहुल की दृढ़ता ने उसे थोड़ा सुकून दिया। ठीक उसी समय मदन, जो शुरू से ही चुपचाप सब कुछ देख रहा था, अचानक बोला, मुझे लगता है कि तुम लोग एक ज़रूरी बात भूल रहे हो। सभी की नज़रें उसकी ओर घूम गईं। मदन ने होंठ सिकोड़कर हौंसते हुए कुछ दस्तावेज निकाले। रमेश, तुम्हें लगा कि मैं यहाँ बस कुछ बातें कहने आया हूँ? नहीं, मैं सबूत लेकर आया हूँ। यह वह कर्ज का समझौता है जिस पर तुमने कई साल पहले मेरे साथ हस्ताक्षर किए थे। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे सार्वजनिक कर दूं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा सौंपने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रमेश जी सन्न रह गए, उनकी आंखें काली पड़ गईं। मदन, तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
धमकी नहीं बल्कि एक मौका, मदन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। तुम जानते हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वह यह है कि तुम अपने अतीत के किए की क़ीमत चुकाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे परिवार की इज्जत बर्बाद हो, तो मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि क्या करना है। प्रिया ने मदन को घूर कर देखा। गुस्सा उबल रहा था। आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस परिवार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम आपके सामने झुक जाएंगे। मदन ने कंधे उचकाए और प्रिया को तिरस्कार से देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोकने के लिए क्या करने हैं लाभ के सामने झुक जाएंगे। सकती हो तुम बस इस परिवार के दर्दनाक अतीत का एक हिस्सा हो। राहुल एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें मदन को जला देना चाहती थीं। मदन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मेरे परिवार को और चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें रोकने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करूंगा। स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई जब प्रिया की सगी मां अचानक बोली। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मदन, रुक जाओ। मैं यहाँ इस परिवार को बर्बाद करने के लिए वापस नहीं आई हूँ। मैं वापस आई हूँ क्योंकि मैं अपनी गलतियों का सामना करना चाहती हूँ और अपनी बेटी की रक्षा करना चाहती हूँ। मदन ने फीकी हौंसी हौंसी और मुड़कर चला गया, एक चुनौतीपूर्ण वाक्य छोड़कर। रमेश, सोच लो, मैं अपना जवाब लेने वापस आऊंगा। इस बार मुझे सख्त कदम उठाने पर मजबूर मत करना। मदन घर से चला गया। एक भारी दम घुटने वाला माहौल छोड़ गया। कमरे में हर कोई उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। मदन के साथ टकराव एकदम घुटने वाले तनावपूर्ण माहौल में हुआ। राहुल ने शहर के केंद्र में एक छोटी सी गली में छिपे एक शांत कैफे को चुना। उसने सावधानी से गणना की थी क्योंकि यह जगह बहुत भीड़-भाड़ वाली नहीं थी, जो उसे और मदन को बिना किसी परेशानी के बात करने के लिए पर्याप्त थी। जब राहुल कॉफी की चुस्कियां ले रहा था, उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, तभी मदन दिखाई दिया। उसने एक आत्मविश्वास से भरे अहंकार के साथ प्रवेश किया। उसके सजे धजे सूट और शांत चाल ने राहुल को असहज कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। राहुल, मदन ने गहरी और कुछ हद तक व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ कॉफी पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, है ना? राहुल खड़ा हो गया और एक औपचारिक मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता छिपी नहीं थी। बैठिए मदन जी, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें साफ करनी हैं। मदन बैठ गया, पैर पर पैर रखकर, और सीधे राहुल की ओर देखने लगा। क्या बात? अगर तुम रमेश जी के कर्ज के बारे में बातचीत करना चाहते हो तो मुझे डर है कि हमारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। राहुल ने सिर हिलाया। उसके होठों पर मुस्कान फीकी पड़ गई। नहीं, मैं यहाँ बातचीत करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपके परिवार के साथ आपके सभी डराने धमकाने वाले खेलों को खत्म करने आया हूँ। मदन ने भौहें चढ़ाईं और फिर हौंस पड़ा। खत्म करने? तुम बहुत मजाकिया बात कर रहे हो राहुल। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा क्या कर सकते हो? राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने बैग से लैपटॉप निकाला, उसे चालू किया और मदन के सामने रख दिया। स्क्रीन पर दस्तावेजों, ईमेल और तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। राहुल ने लैपटॉप को मदन की ओर घुमाया। उसकी आवाज़ गहरी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। यह इस बात का सबूत है कि आपने मेरे पिता के कर्ज के समझौते का इस्तेमाल अवैध लेन देन को छिपाने के लिए किया है। ये पैसे कई अलग अलग खातों में स्थानांतरित किए गए हैं और मैंने उनके और आपके कुछ संदिग्ध परियोजनाओं के बीच का संबंध ढूंढ लिया है। मदन के होठों पर मुस्कान गायब हो गई। वह स्क्रीन के करीब झुक गया, हर दस्तावेज और हर लेन देन को ध्यान से देखने लगा जो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? राहुल ने कंधे उचकाए। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझने की ज़रूरत है वह यह है कि
कि मैंने ये दस्तावेज अपने वकील को भेज दिए हैं। अगर आप अभी नहीं रुके तो मैं इन्हें जांच एजेंसी और प्रेस को भेजने में संकोच नहीं करूंगा। मदन कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम बस इन चीजों से मुझे हरा सकते हो राहुल। तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। राहुल आगे की ओर झुका। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। मदन जी, मुझे आपको हराने की जरूरत नहीं है। मुझे बस आपको रुकने की जरूरत है। आपने बहुत कुछ कर लिया है। मेरे परिवार को आपके द्वारा पैदा किए गए और तूफानों की जरूरत नहीं है। मदन ने राहुल को घूर कर देखा। चुप्पी एक मानसिक लड़ाई की तरह खिंच गई। आखिरकार मदन ने फीकी हंसी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। ठीक है राहुल, मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारा परिवार उतना साफ नहीं है जितना तुम सोचते हो। कुछ चीजें एक बार सामने आ जाएं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। राहुल खड़ा हो गया और सीधे मदन की आंखों में देखा। मैं सच से नहीं डरता मदन जी, लेकिन मैं आपको, मेरे परिवार को और बर्बाद नहीं करने दूंगा। मदन ने होंठ सिकोड़े और फिर खड़ा हो गया अपने सूट को ठीक करते हुए। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए राहुल, बस इंतजार करो। तुम्हें एहसास होगा कि कभी कभी सच झूठ से भी ज्यादा क्रूर होता है। यह कहकर मदन कैफे से चला गया। राहुल को आधी जीत आधी चिंता की भावना के साथ वहां खड़ा छोड़ गया। वह जानता था कि मदन आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन कम से कम उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए सब कुछ किया था। कुछ हफ्तों बाद मदन को अवैध लेन देन की एक बड़ी जांच में गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल द्वारा दिए गए सबूतों का इस्तेमाल न केवल परिवार की रक्षा के लिए किया गया, बल्कि पुलिस को मदन के कई गलत कामों का पर्दाफाश करने में भी मदद मिली। समाचारों में मदन की पुलिस कार से सिर झुकाकर बाहर निकलते हुए की तस्वीर ने राहुल और प्रिया को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। राहुल, तुमने कर दिखाया। तुमने हमारे परिवार की रक्षा की। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया, मैं वादा करता हूं, अब से कोई भी तुम्हें और बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। मदन और उसके कामों के बारे में सच्चाई ने सुनीता जी को यह एहसास दिलाया कि उन्होंने प्रिया पर शक किया और उसके साथ अन्याय किया था। एक शाम वह प्रिया के कमरे में गईं और उसके बगल में बैठ गईं। तनाव और दबाव के बाद वह बहुत बूढ़ी लग रही थीं। प्रिया, उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा नरम आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी ईर्ष्या और पूर्वाग्रह को अपनी आंखों पर हावी होने दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। प्रिया ने सुनीता जी की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। यह वह माफी थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सुनने को मिलेगी। माँ, मैं आपको दोष नहीं देती। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि अब से हमारा परिवार शांति से रहेगा। सुनीता जी ने धीरे से सिर हिलाया और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। तुम एक अच्छी इंसान हो प्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर सकती हो। शांति देवी, वह पड़ोसन जो हमेशा नमक मिर्च लगाकर राहुल के परिवार के बारे में झूठी अफवाहें फैलाती थी, को आखिरकार एक सबक मिला। एक दिन शांति देवी को पड़ोसियों ने ही नजरअंदाज कर दिया जब उनकी झूठी बातों और नीच हरकतों का सच सामने आया। बाजार में जब शांति देवी हमेशा की तरह दूसरों के मामलों में दखल देने वाली थीं, तो एक दुकानदार ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो शांति देवी, तुमने दूसरों के परिवार को पहले ही बहुत बर्बाद कर दिया है। अब से कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। शांति देवी शर्मिंदा हो गईं और किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकीं। उस दिन से वह ज्यादातर घर में ही रहने लगीं और दूसरों के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं की। एक साल बाद प्रिया और राहुल ने अपने दूसरे बच्चे, एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया। उनका परिवार हौंसी और खुशी से भर गया। अब कोई तनाव और गलतफहमी नहीं थी। रमेश जी ने भी इन सब के बाद अपने बच्चों और पोते पोतियों को खुश देखकर शांति पाई। उन्होंने अपने पोते पोतियों की देखभाल में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया।
अतीत की गलतियों की भरपाई करने की कोशिश करते हुए सुनीता जी भी बदल गईं। एक दयालु और प्यार करने वाली दादी बन गईं। वह अक्सर अपनी नई पोती को गोद में लेतीं, उनकी आंखों में गर्व की चमक होती थी। प्रिया घर के आंगन में खड़ी अपने बच्चों को रमेश जी और राहुल के साथ खेलते हुए देख रही थी। वह धीरे से मुस्कुराई, राहत की भावना उसके दिल में भर गई। तूफान गुजर चुका था और आखिरकार उसके परिवार ने खुशी पा ली थी।